नमस्कार दोस्तों, जेएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम केवीएस पीआरटी 2015 के शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आजकल शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को कंप्यूटर पर काम करना आवश्यक नहीं है, को कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए या शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को कंप्यूटर साक्षर होना चाहिए, या फिर चौथा कह रहा है को कंप्यूटर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो आजकल के समय में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना डॉट डॉट पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बंटित पढ़ाई के रूप में, समूहित पढ़ाई के रूप में, अंतरालित पढ़ाई के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना जो है वह समूहित पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो पाठ्यचर्या निर्माण का जो कार्य है एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा जो है वो लोगों के बीच करनी चाहिए। विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं, विद्यार्थी अच्छे या बुरे में अंतर कर पाने में अक्षम होते हैं, विद्यार्थी अधीर और संवेदनशील होते हैं या उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में उनके बारे में उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। विद्यार्थी अपरिपक्व भी होते हैं, विद्यार्थी अच्छे या बुरे में अंतर कर पाने में अक्षम होते हैं उस समय, और विद्यार्थी अधीर और संवेदनशील भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसकी किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड, अंक, ग्रेड और अंक दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए और बी ग्रेड और अंक दोनों सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्कूल पुस्तकालय डॉट डॉट का एक शैक्षणिक तंत्र है, अल्प मूल्य का, थोड़े महत्व का, ज़्यादा मूल्य का नहीं या विचारणीय यथेष्ट मूल्य का। स्कूल पुस्तकालय जो होता है वह विचारणीय यथेष्ट मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैया का एक अर्थ है गतिविधियों के माध्यम से सीखना, सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण, शिक्षक अनिवार्यतः ऊर्जावान और अति सक्रिय हो, विषय अति सक्रिय होने चाहिए न कि स्थिर या शांत। तो शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैया जो है, नज़रिया है, उसका अर्थ है गतिविधियों के माध्यम से सीखना। अतः ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या शिक्षक की लिखावट। तो महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभाविकता पर निर्भर जो करता है वह है शिक्षक को विषय की समझ। अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, अच्छे नोट्स बोलकर लिखवाना, विषय से संबंधित अपेक्षाकृत सूचना मुहैया कराना, या छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना। तो शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है छात्रों की सोचने की शक्ति को विकसित करना था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता का उपयोग करता है? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक जो होता है शिक्षण संबंधी सहायता का उपयोग इसलिए करता है कि वह शिक्षण को रोचक बना सके। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डॉट डॉट हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अनुसंधान से यह पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का
कितना हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो यह पता चलता है अनुसंधान से कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा जो होता है यह दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। स्थानों की पूर्ति में 85% सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। अनुसंधान से यह पता चलता है कि कौन सा सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। उसमें से अपेक्षा है कि अनभिज्ञता है, अभिप्रेरणा है या निरुत्साहन है। तो अनुसंधान से पता चलता है कि अभिप्रेरणा जो है यह सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है और संभवतः यह योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के शिक्षक के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है या से कुछ लेना देना नहीं होता कि ज़रूरत नहीं होती। तो वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के शिक्षक के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं तो उससे उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है या अप्रभावित रहती है। तो जब किसी शिक्षक पर उसके प्राधिकारी हावी होते हैं या उससे अन्य कार्य करने के लिए विवश करते हैं तो उसकी क्षमता घटती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। छात्रों में श्रम की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मेहनत करने वाले लोगों का उदाहरण देना चाहिए, शिक्षक को मेहनत के काम में लगाना चाहिए या फिर मेहनत के महत्व पर विस्तृत व्याख्यान देना चाहिए या बच्चों को प्रायः मेहनत करने के मौके देना चाहिए। तो छात्रों में श्रम की भावना विकसित करने के लिए शिक्षक को छात्रों को प्रायः मेहनत करने के मौके देना चाहिए जिससे वह खुद अनुभव कर सकें। ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे आप क्या करेंगे। उसकी गलती स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल से आते हैं, या फिर उस महिला से बहस करेंगे और उसे पुलिस बुलाने के लिए कहेंगे, या अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे, या सभी छात्रों को तुरंत उस जगह से दूर लेकर चले जाएंगे। तो यदि किसी हिल स्टेशन पे आप जाते हैं यात्रा के दौरान और आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आपका यह दायित्व है कि आप अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। माता पिता या अभिभावक को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, या वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या वैसे छात्रों को अनदेखा करना शुरू कर देना चाहिए। तो यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उनको पत्र लिखना चाहिए, और यदि अगर वो पत्र लिखने के बाद भी शिक्षक से संपर्क नहीं करते हैं तो शिक्षक का यह दायित्व है कि वह उनसे खुद जाकर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि माता पिता अभिभावक को शिक्षक द्वारा पत्र लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल में शामिल है। पहला ऑप्शन कह रहा है भारत सरकार का साक्षर पोर्टल, दूसरा कह रहा है प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है सीखने और ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षणिक अनुसंधान, और चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। तो भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल में भारत सरकार का साक्षर पोर्टल भी शामिल है, प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम भी शामिल है, और तीसरा ऑप्शन सीखने और ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षणिक सिद्धांत भी शामिल है, संसाधन भी शामिल है। अतः उपयुक्त सभी विकल्प सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को डाट डाट मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियाँ,
अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री उपयुक्त सभी। तो स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियाँ, अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। अतः ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना किस वर्ष में शुरू की गई? 2001, 2003, 2004 या 2006? तो भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूल योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया? 1996 में, 1998 में, 2001 में या 2003 में? तो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान जो है वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया? 1990, 1992, 1996 या 1998? तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 1998 में निकाला गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया? 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2009 में? तो भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में प्रारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह छात्रों को विषय की जानकारी देता है, दूसरा कह रहा है विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है, तीसरा कह रहा है छात्रों को परीक्षाएं पास करने के लिए तैयार करता है, और चौथा कह रहा है छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता है। तो एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, शिक्षा के प्रति समर्पण, शिक्षा देने की क्षमता रखना, उपयुक्त सभी। शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है वह शिक्षा देने की तीव्र इच्छा है, शिक्षा के प्रति समर्पण भी है और शिक्षा देने की क्षमता रखना भी है। अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी शिक्षण अभिक्षमता के अभिप्राय हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं माना जाता है? स्लाइड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर या एपीडियास्कोप? तो एक प्रोजेक्टर सहायक सामग्री के रूप में ब्लैक बोर्ड को नहीं माना जाता है। बाकी तीनों जो हैं स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडियास्कोप, ये तीनों क्या है? प्रोजेक्टर सहायक सामग्री है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन? तो छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए जो सबसे सही विधि प्रयोग में लाया जाना चाहिए वो होता है सतत मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? प्रकृति, शिक्षक, माता पिता या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे का पहला शिक्षक जो होता है वो उसके माता पिता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, उपयुक्त सभी। तो एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए यदि वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, उपयुक्त सभी जो कार्य अगर कोई शिक्षक करता है तो उसको समाज में सम्मान मिलना चाहिए। अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शैक्षणिक दौरों के दौरान अपने बच्चे से आपकी क्या अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए? बच्चों को दौरे का आनंद लेना चाहिए, बच्चों को अवलोकन करके प्रश्न पूछने चाहिए, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों को कोई भी प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, ठीक है? तो यह गलत है कि बच्चों को कोई भी प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। और चौथा कह रहा है बच्चों को अवलोकन करके अपनी डायरी में प्रश्न लिख लेना चाहिए। तो शैक्षणिक दौरों के दौरान अपने बच्चे को आपकी क्या उपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए कि बच्चा कोई भी प्रश्न न पूछे?
तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अगर पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उनके अंदर जानने की जिज्ञासा है, जिससे वह सीखेंगे प्रश्न के द्वारा। अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, कि बच्चों का कोई भी प्रश्न न पूछना जो है, यह आपके बच्चे से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग, पाठ को सबसे रोचक बनाना, छात्रों का सहयोग लेना, या छात्रों के माता पिता से नियमित रूप से मिलना। छात्रों को प्रेरित करने का सबसे सर्वोत्तम साधन जो है, वह छात्रों का सहयोग लेना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विधिमान्यता, विश्वसनीयता, द्व्यर्थकता, या वस्तुनिष्ठता। तो एक अच्छी उपलब्धि जांच का अभिलक्षण जो है, यह द्व्यर्थकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समाज में एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य क्या है? सामाजिक स्थिरता बनाए रखना, बच्चों में व्यावसायिक सक्षमता का एक पर्याप्त स्तर विकसित करना, या बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना, या चौथा ऑप्शन कह रहा है बच्चों को अपने परिवेश समझने में मदद करना। समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य यह है कि बच्चे को जीवन के लिए तैयार करना होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है? उसे विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, उसे एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, उसे अनिवार्य रूप से अच्छे पहनावे वाला व्यक्ति होना चाहिए, या उसमें भरपूर धैर्य संयम होना चाहिए। तो एक शिक्षक का जो सबसे प्रमुख गुण है, वह है कि उसे उस विषय का, जिस विषय का वह शिक्षक है, उसका ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, वह है उसमें भरपूर धैर्य होना चाहिए, संयम होना चाहिए। अतः ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति में सुधार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिगम की सबसे उचित परिभाषा में से आचरण संबंधी प्रवृत्ति में सुधार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का विकास करना, ज्ञान का विकास करना, शरीर का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, या बुद्धिमत्ता का विकास करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या खुद करके। कोई भी व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से किसी हुनर को खुद करके सीख सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, या जिनकी सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, या तीसरा ऑप्शन कह रहा है जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, या उपयुक्त सभी। तो विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये रहे हमारे KBS PRT 2015 के शिक्षा शास्त्र के 40 प्रश्न, जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में KBS PRT शिक्षा शास्त्र 2017 के प्रश्न पत्रों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।